हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं डेयरी साइंस का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हंसा परीक्षण क्या होता है। हंसा परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हंसा परीक्षण एक प्रतिरक्षी विज्ञान परीक्षण होता है। जो हंसा परीक्षण होता है, यह परीक्षण एक प्रतिरक्षी विज्ञान परीक्षण होता है। जिस दूध का परीक्षण करना होता है उसमें 4 गुना पानी मिला दिया जाता है और फिर इस पानी में मिले हुए दूध से 1 बूंद एंटी सीरम मिला दिया जाता है। यह एंटी सीरम खरगोश से भैंस के दूध को प्रोटीन का इंजेक्शन लगाकर प्राप्त किया जाता है। यह जो दूध होता है वह खरगोश से भैंस के दूध की प्रोटीन का इंजेक्शन लगाकर प्राप्त किया जाता है। एंटी सीरम के दूध में मिलाने से एक विशेष प्रकार की अवक्षेपी प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा भैंस के दूध की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो दोस्तों, कुल मिला के यह बताया जा रहा है कि जो हंसा परीक्षण होता है यह एक प्रतिरक्षी विज्ञान होता है। प्रतिरक्षी विज्ञान परीक्षण होता है जिसमें क्या करना है, जिसमें जिस दूध का परीक्षण करना होता है उसमें 4 गुना पानी मिला दिया जाता है और फिर इस पानी मिले हुए दूध में 1 बूंद एंटी सीरम मिला दिया जाता है। और ये एंटी सीरम कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो एंटी सीरम होता है वह खरगोश से भैंस के दूध की प्रोटीन का इंजेक्शन लगाकर प्राप्त किया जाता है। और एंटी सीरम के दूध में मिलाने से एक विशेष प्रकार की अवक्षेपी प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा भैंस के दूध की उपस्थिति का ज्ञान होता है। दोस्तों, ये हो गया हंसा परीक्षण। अब देखेंगे क्रीम, क्लासिफाई ऑफ क्रीम। क्रीम दूध का वह भाग होता है जिसमें वसा की मात्रा दूध से अधिक होती है। जैसे दोस्तों आप लोगों को दे दिया कि क्रीम को वर्गीकृत कीजिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जो क्रीम होता है वह दूध का वह भाग होता है जिसमें वसा की मात्रा दूध से अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, क्रीम दूध का वह भाग है जिसको दूध से गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा एकत्र किया जाता है और जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा कम होती है। क्रीम दूध का वह भाग होता है जिसको दूध से गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा एकत्र किया जाता है और जिससे वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा कम होती है। क्रीम में विटामिन ए वसा पाई जाती है, तो उसे पतली क्रीम 25 से 45%, मध्यम क्रीम 45 से अधिक और गाढ़ी क्रीम कहते हैं। क्रीम के मुख्य 2 भाग वसा व सीरम होते हैं, फैट व सीरम होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीम, इसमें पहला होता है 10% वसायुक्त क्रीम। तो इसमें पहला आता है सीरियल क्रीम, अनाज क्रीम। दूसरा होता है 20 से 25 वसायुक्त क्रीम, 20 से 25% वसायुक्त क्रीम। इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें पहला आता है टेबुल क्रीम। दूसरा आता है पतली क्रीम और तीसरा आता है कॉफी क्रीम। तो जो क्रीम होता है वह कुल कितने प्रकार का उसको बताया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को 2 प्रकार बता दिया। पहला बताया 10 से 10% वसायुक्त क्रीम, इसमें एक होता है अनाज क्रीम। दूसरा मैंने बताया 20 से 25% वसायुक्त क्रीम। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है टेबल क्रीम, दूसरा होता है पतली क्रीम, तीसरा होता है कॉफी क्रीम। और देखते हैं तीसरा कौन सा क्रीम होता है। 30 से 40% वसायुक्त क्रीम, 30 से 40% वसा युक्त क्रीम। इसमें पहला आता है विपिंग क्रीम। दूसरा होता है गाढ़ी क्रीम। अगला क्रीम दोस्तों होता है 65 से 85% वसायुक्त क्रीम, 65 से 85% वसायुक्त क्रीम। इसमें पहला होता है प्लास्टिक क्रीम, दूसरा होता है फ्रोजन क्रीम, तीसरा होता है कल्चवर्ड क्रीम। तो दोस्तों, मैंने आप लोग क्रीम कितने प्रकार का होता है, क्रीम किसे कहते हैं, क्रीम क्या होता है, उस कितने प्रकार का होता है, तो मैंने सब आपको बता दिया। अब देखेंगे क्रीम पकाने का उद्देश्य। पहला उद्देश्य देखेंगे, पकी हुई क्रीम से अच्छे प्रकार का मक्खन बनाया जा सकता है जो खाने में अधिक स्वादिष्ट और अच्छे स्वाद मतलब अच्छे फ्लेवर या अच्छे सुगंध वाला होता है। जो पकी हुई क्रीम होती है उससे अच्छे प्रकार का मक्खन बनाया जाता है जो खाने में अधिक स्वादिष्ट और अच्छे सुगंध अच्छे फ्लेवर वाला होता है। दूसरा उद्देश्य, क्रीम के पकाने से इनके दुग्धम मतलब दोस्तों जो लैक्टोज होता है उसकी अधिकांश मात्रा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। क्रीम को पकाने में जो लैक्टोज की अधिकांश मात्रा होती है लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है।
इसके लिए दो प्रकार के जीवाणु जिनको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमरेस कहते हैं जिम्मेदार होते हैं। लैक्टिक एसिड पैदा होने से क्रीम अथवा दूध में खटास पैदा हो जाती है और खटास क्रीम या दूध के केसिन को भी फाड़ देती है। फलस्वरूप एक अर्ध ठोस द्रव बन जाता है जिसको दही कहते हैं। केसिन के फटने से वसा के कण इनसे अलग हो जाते हैं जो मथने के समय शीघ्र एक दूसरे से मिल जाते हैं और मक्खन बन जाता है। तो दोस्तों ये मक्खन का उद्देश्य है। अब देखेंगे मक्खन का वर्किंग का क्या उद्देश्य है। मक्खन का समान संगठक तथा उसका बदन एवं कण आकार उत्पन्न करने हेतु वर्किंग करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए अतिरिक्त अन्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला होता है ओवर रन कम करना। पहला क्या होता है, ओवर रन को कम करना। दूसरा होता है मक्खन को अच्छे फ्लेवर वाला स्वादिष्ट बनाना। और तीसरा होता है मक्खन के बदन जो उसका बॉडी होता है वो उसका टेक्सचर होता है उसको ठीक करना। अगला होता है मक्खन में ठीक प्रकार से नमक मिलाना। मक्खन में ठीक प्रकार से नमक मिलाना। अगला होता है मक्खन का वैध संगठन, लीगल कंपोजिशन ऑफ बटर बनाना, अर्थात 80% से वसा कम न रहने पाए। तो दोस्तों ये क्या हो गया मक्खन का क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे दोस्तों प्रशीतन क्या होता है। प्रशीतन से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक व कृत्रिम प्रशीतन का वर्णन कीजिए। तो प्रशीतन की विधियां कौन कौन सी होती हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रशीतन क्या होता है। प्रशीतन मतलब दोस्तों कहते हैं रेफ्रिजरेशन, मतलब ठंडा करना किसी चीज को ही प्रशीतन कराता है। प्रशीतन से अर्थ किसी पदार्थ में से ताप निकालना और उस पदार्थ का तापमान वातावरण के तापमान से कम कर देना है। जैसे वातावरण का तापमान मान लीजिए आज 19 डिग्री सेल्सियस है तो इसी तापमान को 8 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस कर देना ही प्रशीतन कहलाता है या रेफ्रिजरेशन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रशीतन और दूसरा होता है कृत्रिम प्रशीतन। तो प्राकृतिक प्रशीतन क्या होता है, इसमें बर्फ, दोस्तों जो प्राकृतिक प्रशीतन होता है इसमें क्या होता है, इसमें बर्फ का पानी और बर्फ व नमक के मिश्रण का प्रयोग होता है। और जो कृत्रिम प्रशीतन होता है इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रशीतन में मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक प्रशीतन होता है इसमें दूध को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, बर्फ और नमक का प्रयोग किया जाता है। और जो कृत्रिम प्रशीतन होता है इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्राकृतिक प्रशीतन में पहला होता है बर्फ और नमक के मिश्रण से ठंडा करना। यदि बर्फ में नमक डाला जाए तो इसका तापमान कम हो जाता है और प्रशीतन बढ़ाया जा सकता है। बर्फ के मिश्रण में नमक की विभिन्न मात्राओं से विभिन्न तापमान प्राप्त हो सकता है। अब देखेंगे सूखी बर्फ से ठंड करना। पहला था दोस्तों बर्फ और नमक के मिश्रण से ठंड करना, दूसरा है सूखी बर्फ से ठंड करना। सूखी बर्फ क्या होता है दोस्तों, सूखी बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भी प्रशीतन होता है। इसका तापमान 75.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका तापमान से गैस तक यह 246.3 BTU ग्रहण करती है। अब है दोस्तों बर्फ से ठंडा करना। बर्फ पिघलने पर काफी ताप ग्रहण करती है और एक पौंड बर्फ पिघलने पर 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसे कहते हैं BTU ताप ग्रहण करती है, जो कि बर्फ की द्रव्य उष्मा कहलाती है। यदि बर्फ को 18 से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो बर्फ का तापमान उस समय तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि यह 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट ताप और ग्रहण न कर लेती है। इस प्रकार बर्फ द्वारा अन्य वस्तुओं से ताप ग्रहण करके प्रशीतन किया जा सकता है। दूसरा है कृत्रिम प्रशीतन, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। कृत्रिम प्रशीतन में क्या होता है दोस्तों, प्रशीतक यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। यह विधि बड़ी डेयरी पर ही प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में प्रयोग किया गया प्रशीतक अमोनिया गैस तथा फ्लोरीन ट्वेल होता है। यह प्रशीतन यांत्रिक प्रशीतन प्रणाली द्वारा भी होता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों, भारत में डेयरी उद्योग की क्या दशा है। दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में हो रहे विकास के कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था। तो हम सभी जानते हैं कि दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि प्रधान होने के कारण इसमें पशुओं का अत्यंत महत्व है। आदिकाल से भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार ज्यादातर खेती का कार्य पशुओं से ही किया जाता है। कृषि संबंधी पशुधन का विकास एवं नव पत्थर काल में हुआ। इस समय ये लोग हड्डियों व पत्थरों के हथियार बनाया करते थे तथा झोपड़ियों व लकड़ी के मकानों में रहते थे। जब भारत में पशुओं की संख्या विश्व की पशु संख्या का लगभग 1/4 भाग थी।
अनुमानतः भारत के 1000 लोगों में से 700 से अधिक लोग खेती करते हैं तथा पशु पालते हैं, किंतु जहाँ तक दूध उत्पादन का प्रश्न है वह अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण है भारतीय पशुओं के स्वास्थ्य में कमी, उत्तम भोजन की कमी एवं प्रजनन तथा प्रबंध संबंधी विकास की कमी। डॉक्टर राइट के अनुसार उत्तम भोजन प्रजनन एवं प्रजनन उत्तम भोजन प्रजनन एवं प्रबंध द्वारा पशुओं का दुग्ध 50% तक बढ़ाया जा सकता है। तो भारत में देखेंगे, भारत में डेयरी उद्योग का विकास आजादी के बाद आजादी के बाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू की गई, जिसमें कृषि एवं पशुधन विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। आज भी देश में ऑपरेशन फ्लड योजना एवं सघन पशु विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा भारत सरकार की ओर से कई संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं राष्ट्रीय डेयरी निगम इस क्षेत्र में कार्यरत है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या होता है दोस्तों? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एग्जाम पूछ सकता है एनडीडीबी का पूरा नाम बताइए। एनडीडीबी का पूरा नाम मैंने पूछा भी है पीछे दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सन 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? सन 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस बोर्ड के कार्यों के क्षेत्रीय अध्ययन अर्थात सर्वेक्षण करना, उनके लिए परियोजनाएं बनाना, परियोजनाओं के लिए उचित दर तथा उत्तम उपकरण उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी अनुसंधान कार्यों एवं विपणन कार्यों की देखभाल करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करके तकनीकी सेवाओं का आदान प्रदान करना, ये सब दोस्तों कार्य आते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्य कार्यालय आनंद गुजरात में है। यह बोर्ड अब विश्व बैंक परियोजनाओं के अंतर्गत विदेशों में भी डेयरी विकास केंद्र स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान में कराची और लाहौर में यह बोर्ड विश्व बैंक के माध्यम से अपने केंद्र स्थापित करने जा रहा है तथा श्रीलंका में भी इसी तरह से सहायता बोर्ड से मांगी है दोस्तों। श्रीलंका में भी दोस्तों जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड होता है, उन्होंने श्रीलंका में भी अपनी सहायता मांगी है और सहायता बोर्ड से मांगी है। सऊदी अरब और जाम्बिया में भी पहले से ही बोर्ड ने अपनी शाखाएं स्थापित की हुई है। अब देखेंगे भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन। भारतीय डेयरी निगम सन 1970 में स्थापित किया गया। विशेष रूप से यह निगम ऑपरेशन फ्लड योजनाओं के लिए स्थापित किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यों में यह निगम सहायता करता तथा इन दोनों संस्थाओं एवं व्यक्ति चेयरमैन के रूप में संचालित करता है। निगम के कार्य भी बोर्ड के कार्यों की तरह हैं तथा यह विशेषता ऑपरेशन फ्लड योजना में सहायता करता है। ऑपरेशन फ्लड योजना प्रथम एक हुआ था, एक द्वितीय ऑपरेशन फ्लड योजना, ऑपरेशन फ्लड योजना तृतीय। दो ऑपरेशन जो फ्लड योजना प्रथम वो 1970 से 1981 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड योजना द्वितीय जो है 1981 से 1985 तक चला था। और ऑपरेशन फ्लड योजना तृतीय 1985 से 1994 तक चला था। दोस्तों उम्मीद करते हैं जितना मैंने बताया आप लोग समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और आप लोग बता देता हूँ, 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था कि अमूल का पूरा नाम लिखिए। तो अमूल का पूरा नाम क्या होता है? AMUL। ए का मतलब होता है दोस्तों आनंद, एम का मतलब मिल्क, आनंद मिल्क। यू का मतलब दोस्तों यूनियन, एल का मतलब लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड दोस्तों होता है। और कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ। खीर को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज खीर? डिफाइन खीर क्या होता है? खीर इस पदार्थ की तैयारी खोआ की भांति होती है, परंतु इसमें अपेक्षाकृत खोआ से अधिक पानी होता है। यह जो खीर होता है इसकी भी तैयारी खोआ की भांति होती है, परंतु इसमें खोआ की अपेक्षा अधिक पानी होता है। इस पदार्थ में सांद्रता का अनुपात रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन है, जबकि खोआ में यह क्षय होता है। प्रयोग करने से पहले इसमें शुगर को भी डालते हैं। तो दोस्तों यही हो गया खीर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन मैंने आप लोग बताया था कि आइसक्रीम का ओवररन। आइसक्रीम का ओवररन क्या होता है देखते हैं। आइसक्रीम बनाते समय जितनी वायु आइसक्रीम में प्रवेश कर जाती है उसको ओवररन कहते हैं। आइसक्रीम बनाते समय जितनी वायु आइसक्रीम में प्रवेश कर जाती है उसी को ओवररन कहते हैं। यह वह वृद्धि है जो मिश्रण में मूल आयतन पर आइसक्रीम के आयतन में होती है। ओवररन इस प्रकार निकाला जाता है। कैसे दोस्तों? ओवररन प्रतिशत बराबर आइसक्रीम का आइसक्रीम का आयतन माइनस मिश्रण का कुल आयतन
बटा मिश्रण का मूल आयतन गुणे 100। तो दोस्तों यह निकाला जाता है इससे ओवररन प्रतिशत। यह सूत्र तो ठीक है, परंतु ओवररन निकालने के लिए सदैव आयतन की जगह पर आइसक्रीम तथा मूल मिश्रण का भार प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि भार प्रति यूनिट आयतन में वायु के प्रवेश के हिसाब से बढ़ता है, इसलिए सूत्र इस प्रकार हो जाता है। इसलिए सूत्र बदल के दोस्तों हो जाता है मिश्रण भार माइनस इस आयतन की आइसक्रीम का भार बटा इस आयतन की आइसक्रीम का भार गुणे 100। तो दोस्तों आइसक्रीम में ओवररन का क्या महत्व है देखते हैं। पहला है दोस्तों इसका उत्पादन से सीधे संबंध, और दूसरा यह आइसक्रीम की काया, कड़ाकार तथा स्वाद को प्रभावित करता है। कौन? ओवररन। ओवररन क्या होता है? ओवररन वो होता है कि आइसक्रीम बनाते समय जितनी वायु आइसक्रीम में प्रवेश कर जाती है उसी को ओवररन कहते हैं। यदि आइसक्रीम में वायु की मात्रा अधिक प्रवेश कर गई तो यह झागदार बनेगी और कड़ों का आकार भी ठीक नहीं होगा। सामान्य रूप से आइसक्रीम में वायु की मात्रा इसमें उपस्थित ठोस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि ठोस पदार्थ की मात्रा अधिक न हो तो वायु में मात्रा अधिक होगी। यदि ओवररन की मात्रा ठोस पदार्थ की मात्रा से 3 गुनी हो जाए तो आइसक्रीम का कड़ाकार पपड़ीदार हो जाएगा। इसलिए उत्तम प्रकार के आइसक्रीम के लिए ओवररन की मात्रा इससे कम होनी चाहिए। दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज ही एग्जाम भी है आप लोगों का। धन्यवाद। जय हिंद।